नमस्कार बच्चों, मैं नवीन परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ये लक्ष्य वन का पार्ट वन है, करंट अफेयर ईयर बुक 2021, जो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो जो भी बच्चे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस यानी जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं बच्चों, करंट अफेयर के क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और इनका वेटेज कहीं ना कहीं हर परीक्षा में देखने को मिल रहा है। आपके सिलेबस में लिखा होता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। तो राष्ट्रीय यानी देश के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के क्या संबंध हैं, कई सारे पॉइंट को लेके हम लोग इस पे बात करेंगे। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो आप लोग इसके इंडेक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका प्रकाशन मार्केट में आ चुका है, आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और बुक शॉप पे भी जाके इसको परचेज कर सकते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन होगा बच्चों, उसको जरूर ओके कर लीजिएगा। ये बेल आइकन ओके कर लीजिएगा, उससे होगा क्या कि जो भी क्लास हम लोग लेंगे या जो भी अपकमिंग क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएं। जो बच्चे टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं वो टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इस यूआरएल को सर्च कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और ये जो कक्षा मैं ले रहा हूँ इसका पीडीएफ भी आपको उस टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो लक्ष्य वन यानी लक्ष्य वन जो ये प्रकाशित हो चुका है, ये आप ऑनलाइन माध्यम से भी समझ पाएंगे। देखिए, कई सारे डायमेंशन बच्चों इसमें ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, बहुत व्यापक हैं, है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि मैगजीन के माध्यम से वो पूरे डायमेंशन कवर ना हुए हों। हम प्रयास करेंगे कि मैगजीन में जो पॉइंट हैं आप लोगों के पास वो तो सारे कवर ही हो जाएं, उसके साथ में कुछ एडिशनल पॉइंट होंगे उनको भी हम लोग समझेंगे। तो आप लोगों ने अगर ये मैगजीन नहीं ली है तो ले लीजिएगा, और नहीं ली है तो आप साइड बाय साइड क्लास के साथ में अपने नोट्स बनाते चलिएगा। बाकी इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे, है ना। राष्ट्रीय मुद्दों में देखिए ये सारे डायमेंशन, सारे जो इम्पोर्टेंट जो हेडलाइंस हैं सब मेंशन है आप लोगों के सामने, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एक देश एक व्यवस्था, वन नेशन वन सिस्टम। तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि देखिए ये एक व्यापक, कहीं ना कहीं व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को एक व्यवस्था के अंतर्गत लाया जा रहा है उसको हम लोग समझेंगे। जो बच्चे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास, या जो अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्री यानी वनडे एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से देखने को बन सकता है, और मेंस में भी डायरेक्टली प्रश्न यहाँ पे देखने को आ सकता है। अगला पॉइंट जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान, अवधारणा और चरण, यानी इसका क्या कंसेप्ट है और कितने चरणों में ये आत्मनिर्भर भारत अभियान चला उसको हमें जानना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2020 जो वर्ष 2020 रहा, कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के नाम से जाना जाएगा, और सभी की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं यहाँ पे खराब हुई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को लाया गया। तो इससे संबंधित जो जो तथ्य हैं, जो जो कंसेप्ट हैं, उनको हम लोग इस सेगमेंट में जानेंगे। अगला पॉइंट देखिए, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के 1 वर्ष पूरे। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि जम्मू कश्मीर अब भारत का फाइनली हिस्सा हो चुका है, संवैधानिक तंत्र वहाँ पे भारत का अब वहाँ पे लागू हो चुका है, जिसके 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब इससे संबंधित क्या क्या मामले हैं वो हम लोगों को देखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। बहुत बच्चों के कन्फ्यूज़न रहते हैं कि 5+3 2+4 ये समथिंग, ये सब क्या चीज़ें हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। इस लेक्चर के माध्यम से सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। अगला पॉइंट देखिए फटाफट, इस पर एक नज़र हम लोग लगा देते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप सबको हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। अगला है OTT, प्लेटफॉर्म पर सरकारी नियंत्रण। नेक्स्ट है भारत चीन संबंध, भारत में डेटा संरक्षण, चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कोरोना वायरस जो महामारी का समय चल रहा था उस समय, उस दौरान चीनी यानी चाइना की जितनी ऐप्स हैं जो भारत में चल रही हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और कई अन्य देशों के द्वारा भी यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया। एक है फेक न्यूज़, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कई बार फेक न्यूज़ फैलाई जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, तो हमें इसके बारे में भी समझना है आखिर ये मामला आखिरकार ये है क्या। उसके बाद देखिए, अक्षय ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदम,
इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पिछले 1 वर्ष में भारत में प्रशासनिक और सांगठनिक परिवर्तन। बच्चों आप लोगों के स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में एक सेगमेंट आप पढ़ते हैं गवर्नेंस, जहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासनिक और संगठन के बारे में आप लोगों को पॉइंट वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप लोग सारी चीज़ें यहाँ पे भी जान सकते हैं और उसको करंट अफेयर के माध्यम से अपने बैकग्राउंड टॉपिक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2020, यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। अगला है आप लोगों का आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है 2020 की, उसको भी कहीं ना कहीं महत्व देना है। नेक्स्ट है क्राइम रिपोर्ट 2019, है ना। उसके बाद है भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशन, 1 वर्ष में लड़कों से ज़्यादा गोद ली गई लड़कियां, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है 2011 की जनगणना में जो लिंग अनुपात कहीं ना कहीं हरियाणा राज्य का सबसे कम रहा। अब आप लोग जान पाइएगा जो अब अपकमिंग जो भी सेंसस होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं हरियाणा बढ़ोतरी करेगा। जो लिंग अनुपात वहाँ पे जो कमियाँ देखी गई अब वो काफ़ी सुधर गई हैं, सुधार देखने को मिला है, तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कोरोना वायरस और भारत, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक मामला भी हो जाता है। जो वायरस है ये आपका जीव विज्ञान से संबंधित मामला है। हम इसके भी सारे बैकग्राउंड पॉइंट को समझते हुए चलेंगे ताकि जो मैगजीन में अपडेटेड है वो तो आपका कवर हो ही जाए, उससे संबंधित और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो भी आपकी कवर हो जाए। नेक्स्ट है भारत में प्रवासन, है ना, भारत में प्रवासन, बोडो समझौता। अब ये बोडो समझौता क्या है इसको जानेंगे। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019, भारत में टिड्डी दल, आप लोगों ने सुना होगा टिड्डी दल का हमला भारत के कई राज्यों में हुआ, कई अन्य देशों में भी हुआ। इसके संदर्भ में क्या क्या पॉइंट हैं उसको हमें जानना है, सरकार की क्या क्या नीतियाँ रहीं उसको हमें समझना है। नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग, मिशन सागर, ऑपरेशन समुद्र सेतु और राष्ट्रीय टिप्पणियाँ। तो यानी राष्ट्रीय मुद्दों में इतने पॉइंट आप लोगों को कवर करने हैं। अधिकांश छात्रों के मैं देखता हूँ ये प्रश्न रहते हैं कि कितने ईयर पुरानी हम लोग करंट अफेयर को तैयार करें। तो बच्चों ये ईयर बुक है, पूरे ईयर तक का डेटा आप लोगों को इसके अंतर्गत मिलेगा और कई ऐसे भी पॉइंट होंगे जो आपको अपकमिंग मैगजीन में वहाँ पे सारे अपडेट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया अधिकांश बच्चों का प्रश्न रहता है कि कितने समय पुरानी की मैगजीन को प्रेफर किया जाए। तो ईयर बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है ताकि लास्ट ईयर के सारे पॉइंट आपके कवर हों और जो अपकमिंग एग्जाम होगा उसका जो अपकमिंग मैगजीन आएगा, वीडियो आएगा, उसके माध्यम से भी आपकी सारी करंट अफेयर की तैयारी होती रहेगी। तो चलिए एक एक पॉइंट के ऊपर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों जो पहला पॉइंट है यहाँ पे वन नेशन वन सिस्टम, इसके बारे में आपको जानना है। जैसे कि मैंने बताया कि एक व्यापक अवधारणा है और ये हमें जानना पड़ेगा, है ना। इसके अंतर्गत ब्रॉड डायमेंशन है। इसमें आप सबसे पहले जानेंगे कि जो वन नेशन वन वोटर आईडी कार्ड, अब ये करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि जब भारत में जो चुनाव हो रहे हैं तो उसमें जो पंजीकृत मतदाता हैं, जैसे मान लीजिए 100% है, तो 100% तो वोट नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कई कारणों की वजह से ना दे रहे हो। तो उसके संदर्भ में इन्होंने कहीं ना कहीं जो आधार कार्ड को लिंक करते हुए इस व्यवस्था को लाया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना डिजिटल माध्यम से भी वोट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट अभी डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है वन नेशन वन एग्ज़ाम। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आपको अलग अलग परीक्षाओं के संदर्भ में अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, फीस देनी पड़ती है, तो उसके संदर्भ में वन नेशन वन एग्ज़ाम यहाँ पे ये व्यवस्था रखने का प्लान किया गया है, जिसको राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा ये गठित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास वन नेशन वन मार्केट, यानी एक देश एक बाज़ार। ये बहुत चर्चा में चल रहा है अभी भी, जो आप लोग देखते हैं किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके ऊपर भी हमें बात करनी है, तो डिटेल में हम लोग इसको जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी एक नेशन एक देश और एक राशन कार्ड, इसके माध्यम से ताकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक राशन कार्ड यानी राशन को ले सके बिना किसी असुविधा के। नेक्स्ट पॉइंट वन नेशन वन ग्रिड। अब यहाँ पे एक टर्म आपके सामने आया ग्रिड। अब आखिरकार ये ग्रिड होता क्या है ना, इसको भी समझेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये समझें कि ये बिजली व्यवस्था में सुधार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक देश एक इलेक्शन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा यानी केंद्र स्तर पे लोकसभा और राज्य स्तर पे विधानसभा, इनके चुनाव अलग अलग होते हैं।
चलिए, लोकसभा का तो फिक्स है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होना है, या सरकार नहीं गिरी तो 5 साल बाद होने वाला है। विधानसभा हर राज्यों में है, तो हर राज्यों का विधानसभा का चुनाव अलग अलग समय पे होता है, और उसके साथ में कहीं ना कहीं सबका कार्यकाल भी अलग अलग समय पे समाप्त हो रहा है। उन सारी असुविधाओं को हटाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जा रहा है। तो चलिए एक एक करके बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम इस लेक्चर में वन नेशन वन सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। आप मैगजीन में देख सकते हैं कि कोई भी देश जैसे जैसे प्रगति के पथ पे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे देश के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार उसी तरह के प्रयास भी करती है। और आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार जो है वो देश की व्यवस्था को एक दृष्टिकोण, एक नियम के अनुसार आगे बढ़ाने का कार्य कर भी रही है। इसी के संदर्भ में जो मैंने पॉइंट बताए, उसी के ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी है। देखिए, जो पहला पॉइंट आप लोग मैगजीन में देख पाएंगे कि एक राष्ट्र एक मतदाता पहचान पत्र, वन नेशन वन वोटर आईडी। तो कुछ तथ्य हैं, कुछ आंकड़े हैं जो आपको एक रफली आइडिया में आपको पता होने चाहिए, लमसम, है ना, ताकि जब अगर कोई फैक्चुअल पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है परीक्षा में तो उसके लिए भी आप लोग आंसरेबल रहें। देखिए, भारत में 91.05 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 61.63 करोड़ मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जबकि 29.68 करोड़ लोगों ने अपना मत यहाँ पे नहीं डाला है। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। भारत में जो निर्वाचन आयोग है, कौन है निर्वाचन आयोग? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मतदाताओं को देश के किसी भी हिस्से में मतदाताओं द्वारा डिजिटल रूप से मतदान करने हेतु आधार लिंक्ड वोटर आईडी कार्ड पर आधारित परीक्षण कर रहा है। और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आप लोगों के लिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की तर्ज पर अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड वाला क्या मामला है। अभी फिलहाल आप ये जानें कि जो एक राष्ट्र एक मतदाता पहचान पत्र है वो किसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की तर्ज पर एक राष्ट्र एक मतदाता पत्र की प्रक्रिया को आसान और सशक्त करेगा। अब यहाँ पे जो चुनाव आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा कार्यान्वित इस योजना के माध्यम से किसी भी जगह पर तैनात कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैटल सिस्टम के माध्यम से मतदान कर सकता है। अब आपके सामने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आया है, इलेक्शन कमीशन, है ना। तो इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में सबसे पहले आपको संवैधानिक रूप से इसका एक आर्टिकल ध्यान रखना है कि भाई आखिरकार इलेक्शन कमीशन का किस आर्टिकल में वर्णन है। तो अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन का वर्णन है। उसके साथ साथ आपके लिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूं जो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो उंगली का जो निशान है इस पे एक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मैं चाहूँगा आपको भी पता होना चाहिए, कभी भविष्य में आपके एग्जाम में आ गया, कि मतदाता की उंगली पे जो निशान लगाया जाता है वो आखिरकार किस चीज़ का निशान लगाया जाता है ना। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक देश एक परीक्षा, वन नेशन वन एग्जाम। अब देखिए, 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दी है। कब दी है? 19 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं उसकी भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। तो अब आखिरकार ये करेगा क्या? ये एजेंसी क्या करेगी? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा जो B और C, जो यानी B ग्रुप और जो C ग्रुप पदों के लिए जो उम्मीदवारों का जो शॉर्ट लिस्ट करने हेतु जो सामान्य योग्यता परीक्षा का जो आयोजन किया जाएगा वो जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का आयोजन किया जाएगा। अब प्रारंभ में होगा क्या कि जो NRA द्वारा उन परीक्षाओं के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा CET का आयोजन किया जाएगा, जो मुख्यतः इस समय कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS द्वारा संचालित किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर बाद में
इस बहु एजेंसी निकाय के अंतर्गत कई अन्य परीक्षाओं को भी शामिल किया जा सकता है, जैसे सीईटी 3 वर्षों की अवधि के लिए ये वैध माना जाएगा। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आपके सामने एक पॉइंट आया है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब जरा इसके बारे में आप लोग जान पाएँ कि ये जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है आखिरकार ये है क्या। तो ये एक बहु एजेंसी निकाय है, बहु एजेंसी निकाय है, बहु एजेंसी निकाय है, निकाय मतलब एक संस्था है, बहु एजेंसी निकाय है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जो आप यहाँ पे टर्म देख पाए SSC, RRB, IBPS, यानी जो इनके प्रमुख होंगे वही इनके सदस्य भी होंगे, NRA के सदस्य भी होंगे, और इन्हीं के अनुसार ये सारी भर्ती प्रक्रियाएं संचालित की जाएंगी। ठीक है, इसके साथ एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों NRA की आवश्यकता पड़ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी नौकरियां हैं उसके लिए। तो जितने भी सरकारी नौकरी के जो भी इच्छुक उम्मीदवार होते हैं वो पात्रता के समान शर्तों वाले विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है उनको, जिसके कारण उम्मीदवारों को अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। साथ ही उम्मीदवारों को परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए लंबी दूरी भी तय करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि अगर आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं या गाज़ियाबाद में रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपका परीक्षा का सेंटर आगरा भेज दिया जाता है, इलाहाबाद भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े, और उसके चलते भाई कहीं ना कहीं बेरोजगार तो है ही है व्यक्ति, कैंडिडेट जो है उस पर आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है काफ़ी हद तक। तो इन्हीं सबको दूर करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि वो अपने नज़दीकी परीक्षा केंद्र में जाके परीक्षा दे सके, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो आप समझ पाए कि आखिरकार इसको लेके क्यों आया जा रहा है, वन नेशन वन एग्ज़ाम। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस है परीक्षा की दृष्टि से भी, और इसको लेके कौन आ रहा है, NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और यहाँ पे SSC, RRB और IBPS इनके प्रमुख इसके सदस्य होंगे, और इन्हीं के द्वारा ये संचालित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, मैंने क्या कहा, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत ये पंजीकृत होंगी, के तहत ये पंजीकृत होंगी। ये पॉइंट आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक देश एक बाजार। इसकी अवधारणा क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन चल रहा है, आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है ना, क्यों किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार का क्या पक्ष है। देखिए सरकार राजनीतिक रूप से क्या कार्य कर रही है, किसानों का क्या पक्ष है, उसको तो हम जानेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप लोग UPSC और स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, हमें उसको भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझना है कि आखिरकार जो कानून पास किए गए हैं उनका क्या मामला है, और जो किसानों का जो यहाँ पे पॉइंट है वो क्या चीज़ है। अब जरा एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि सितंबर 2020 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि संबंधी विधेयकों को स्वीकृति दी। संशोधन का जो मूल उद्देश्य है वो पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे शीघ्र नष्ट हो जाने वाली कृषि उपज बड़े पैमाने पर नुकसान को इससे रोका जा सके, और जो भी कोल्ड स्टोरेज में जो निवेश बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में जो मदद मिलेगी, कहीं ना कहीं उसके संदर्भ में इस कानून को लाया गया है। अब यहाँ पे इसका जो मूल उद्देश्य है, वो क्या है कि पूर्ति हेतु मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय संसद जो है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020 को पारित किया है। केंद्र सरकार के द्वारा इन कानूनों को पारित किया गया है। यह निश्चित रूप से एक देश एक कृषि बाजार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यानी यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा कि अभी तक जो किसान APMC
एपीएमसी में अपना जो फसल है, जो भी फसल उनके द्वारा उपजाई जाती है, उनको जाके यहाँ पे अपने दाम पे वो बेचते हैं। अब किसानों के पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो एपीएमसी को भी बेच सकते हैं और अदर इंस्टीट्यूशन को भी बेच सकते हैं, ताकि वो अपनी मन मांगी रकम को भी वहाँ से प्राप्त कर सकें। जैसे कि किसानों की मांग है कि भाई एपीएमसी को समाप्त ना किया जाए, और यहाँ पे जो इस बार बजट पेश किया गया उसमें बताया गया है कि एपीएमसी को बढ़ावा दिया जाएगा, इसको समाप्त नहीं किया जाएगा। अब ये एपीएमसी टर्म क्या है, इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये किसान का मुद्दा आखिरकार है क्या, जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब यहाँ पे देखिए कि प्रशस्त करेगा और कठोर परिश्रम करने वाले किसानों के लिए उपज की मुंह मांगी कीमत भी सुनिश्चित करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें विपणन की लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में भी सुधार होगा। तो जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा कहा ही गया है कि वर्ष 2021 तक किसानों की 2022 तक किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। तो उसी के मार्ग पे कहीं ना कहीं ये सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना जो है, ये भी वर्ष 2019 में राशन कार्डों की अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी यानी इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत ये शुरू किया गया था। इस योजना के तहत प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से के खाद्यान्न कोटे की खरीद कर सकते हैं, यानी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से। तो यानी ये आपके क्षेत्र जहाँ पे भी आप रह रहे हैं उसके आसपास आप देखते भी होंगे, कहीं ना कहीं आपको ये शॉप देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आप लोग अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने जो भी खाने पीने की चीज़ें वहाँ से वो परचेस कर सकते हैं बहुत ही उचित मूल्य पे। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति जो है उसके द्वारा आधार द्वारा प्रमाणित अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके इसका उपयोग किया जा सकता है। और इस योजना में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 65 करोड़ लाभार्थी यहाँ पे शामिल भी हैं, जिनमें से कुल 80% लाभार्थी एनएफएसए के अंतर्गत हैं। एनएफएसए क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, तो यहाँ पे ये रियायती दरों पे ये राशन प्राप्त कर सकेंगे। तो जैसे कि अभी हमने पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसी की तर्ज पर वन नेशन वन वोटर आईडी कार्ड भी बन रहा है, क्योंकि आधार कार्ड लिंक होगा तो उसी के माध्यम से वो राशन भी प्राप्त कर सकते हैं और डिजिटल माध्यम से वो वोटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आखिरकार इसका लाभ क्या होगा जो वन नेशन वन राशन कार्ड है। इससे देखिए एक तो पारदर्शिता आएगी। आप लोग कई बार देखते होंगे राशन की दुकान पे कि कई बार सुनने में आता है कि भाई राशन है ही नहीं, कई बार सुनने में आता है कि जो मिलना चाहिए वो अप्रोप्रिएट नहीं मिल पा रहा है। अब इसके आ जाने से लाभ क्या होगा, एक तो पारदर्शिता आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि भाई जितना आप लोगों के लिए सरकार के द्वारा लागू किया गया है कि इतना नियमित आपको राशन मिलना चाहिए, एक तो आपको वो मिलेगा। उसके बाद पहचान हो सकेगी कि भाई नकली राशन कार्ड का तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। अधिक सुदृढ़ स्थिति प्रदान करेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो भी लाभार्थी हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो अपनी पसंद के उचित मूल्यों की दुकानों से खाद्यान्न को लेने और खरीदने का भी विकल्प उनको मिल जाएगा। इसका एक लाभ तो ये है। दूसरा लाभ क्या है, नेक्स्ट लाभ क्या है, खाद्य सुरक्षा। यानी यह योजना जो है उन प्रवासी मजदूरों की खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी जो बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। जैसे अभी प्रवासी मजदूरों की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को बनी जब महामारी का दौर चला। ये मामला कहीं ना कहीं चर्चा में था, क्योंकि वो व्यक्ति जॉब तलाशने के लिए ही दूसरे राज्य में गया है ना, तो वहाँ पे भी इसको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी यहाँ पे क्या बोला गया है कि यह योजना वर्ष 2020 तक भूख को खत्म करने के लिए सतत विकास लक्ष्य के हित के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मददगार साबित होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइस कि वन नेशन वन ग्रिड। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रिड क्या है कि बिजली व्यवस्था से सुधार से संबंधित है। जून 2020 में ऊर्जा मंत्रालय ने क्या कहा कि देश में जल्द ही एक राष्ट्र एक ग्रिड नियम लागू होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 2019 के बजट में भी
देश में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए वन नेशन वन ग्रिड प्लान का ऐलान भी किया गया था। और इस प्लान के आधार पर सरकार क्या करेगी, पूरे देश में एक समान टैरिफ लागू करेगी। जैसे आप देखते होंगे कि दिल्ली क्षेत्र में अलग टैरिफ है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे अलग अलग टैरिफ के अनुसार नागरिक को इसका पेमेंट करना होता है। तो इस व्यवस्था के तहत क्या होगा कि एक समान टैरिफ रहेगा कि आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों। भाई भारतीय संविधान के अनुसार जो आर्टिकल 19 है उसके तहत तो आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो भाई फिर बिजली का बिल अलग अलग क्यों? समझ पा रहे हैं? तो एक समान टैरिफ भी ये लागू करेगा, इसलिए वन नेशन वन ग्रिड व्यवस्था को लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का इस बहुत चर्चा में रहता है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि केंद्र स्तर पे लोकसभा के जो चुनाव हैं और राज्य स्तर पे जो विधानसभा के चुनाव हैं वो अलग अलग टाइम पे होते हैं। हर राज्य में विधानसभा अब मौजूद है, तो हर राज्य के विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो उसी को दूर करने के लिए ये व्यवस्था यहाँ पे लाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, भाई एक राष्ट्र एक ही इलेक्शन होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि वर्तमान सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफ़ी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2018 में वर्तमान सरकार ने विधि आयोग को इस धारणा की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट भी दी है और कहा है कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस धारणा का समर्थन भी किया है, लेकिन कहा था कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। भाई संविधान सर्वोच्च कानून कि बिना संशोधन के कोई भी नए नियम को लागू नहीं किया जा सकता है ना। आखिरकार इसका कंसेप्ट क्या है, जरा वो समझ पाएं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो केंद्र और राज्य की सरकारों के लिए अलग अलग वक्त में चुनाव होते हैं। दोनों सरकारों का टर्म जो है, जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो अलग अलग वक्त पे शुरू होता है और अलग अलग वक्त पे समाप्त भी होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का मतलब क्या होगा कि केंद्र के लिए लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ ही संपन्न करा लिए जाएं। गाइस इस पॉइंट पे तो ये अच्छा लग रहा है कि भाई ठीक है, जो खर्चे हो रहे हैं उन पे काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ समस्याएं भी हैं, उनको जान लेते हैं। इस कंसेप्ट के तहत भारत में मौजूद जितनी भी चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी जाएंगी और मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक भारत में हर साल कुछ राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। आप जानते हैं विधानसभा के चुनाव चलते रहते हैं। इस व्यवस्था के आ जाने के बाद हर 5 साल पर केंद्र और राज्य के लिए चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। यह है इसका कंसेप्ट। और आखिरकार इसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है, जो मैंने आपको बताया कि इस अवधारणा को समर्थन देने के पीछे तर्क ये है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने पर चुनावी खर्चे बहुत हद तक कम हो जाएंगे। ये तो तर्क दिया गया, भाई बात तो सही है, समझ में आता है ये। लेकिन यहाँ पे जो इसकी आलोचना, जो इसकी आपत्ति की जा रही है वो क्या है, सबसे बड़ी जो इसकी आपत्ति उठाई गई है वो ये है कि इससे एंटी इनकम्बेंसी का महत्व खत्म हो जाएगा। मतलब कि जो बार बार विधानसभा के चुनाव होते हैं, आप देखते हैं कि हर चुनाव होने से पहले जो भी प्रचार प्रसार होता है, अलग अलग कहीं ना कहीं वहाँ पे वादे किए जाते हैं नागरिक से कि भाई हमारी सरकार आने के बाद हम ये चीज़ों पे परिवर्तन लाएंगे। तो कहीं ना कहीं नागरिकों को भी अपेक्षा रहती है कि भाई हम अपनी मन मुताबिक इस व्यक्ति को वोट देंगे और इसको हम चाहेंगे कि अब ये प्रतिनिधित्व करे। अब होगा क्या कि जनता इन दोनों चुनावों में सेंटिमेंट अलग अलग रखती है, जाहिर सी बात है, उसी हिसाब से वोट भी करती है। लेकिन इस कंसेप्ट के बाद उसकी वोट डालने के जो फैसले हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इसके विरोध में कहा गया है कि जब हर 5 साल में चुनाव होंगे तो सरकार की जनता के प्रति, जो सरकार है उसकी जनता के प्रति जवाबदेही कम हो जाएगी, क्योंकि एक बार सरकार सेलेक्ट हो जाती है तो 5 साल तक तो कार्य करेगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे रिकॉल वाला फॉर्मेट तो नहीं है जो कि स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, राइट टू रिकॉल, कि भाई वापस बुला लिया जाए कि अगर कोई सरकार सही काम नहीं कर रही है तो हम उसको वापस बुला लें। तो ये व्यवस्था तो नहीं है, तो ये यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पे मेंस में आपके पास कोई प्रश्न रहे तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, है ना, और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ओके कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कोई भी पॉइंट पे आपको डाउट हो, है ना। या अगर आप लोग चाहते हैं
कि पहले इस सेक्शन को समझा दिया जाए, तो हम पहले उस सेक्शन की तरफ भी मूव कर देंगे। बाकी क्लासेस एज इट इज़ आप लोगों की चलती रहेंगी। टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आप ज्वाइन हो जाएं। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स, पीडीएफ, अपकमिंग वीडियोस, सब के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।